चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, एक बार रिवाइज करते हैं जो कुछ भी बातें हमने अब तक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर पढ़ी है। चलेगा? तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमने पढ़ा कि इस दुनिया में, इस इंडिया में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के क्लासिफिकेशंस होते हैं, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बियरर इंस्ट्रूमेंट। बताएंगे मुझको व्हाट डू बाय ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या फिर उसके ऑर्डर या स्पेसिफिक पर्सन के ऑर्डर पे पे किया जाता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को पे नहीं किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बियरर इंस्ट्रूमेंट। क्या कोई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है? द आंसर इज यस। जैसे मैंने लिखा कि पे टू मिस्टर ए और टू द बियरर, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? बियरर इंस्ट्रूमेंट। यही इंस्ट्रूमेंट टाइम भी हो सकते हैं और डिमांड भी हो सकते हैं। व्हाट इज टाइम इंस्ट्रूमेंट? अगर उस इंस्ट्रूमेंट पे टाइम ऑफ पेमेंट फिक्स्ड है तो उसको टाइम इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, और अगर उसमें टाइम ऑफ पेमेंट फिक्स नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? डिमांड। जो किसी पर्सन के ऑर्डर या किसी पर्सन के डिमांड पे किया जाएगा। उस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को अगर मेरे को निगोशिएट करना है तो व्हाट इज द प्रोसेस? मेरे को उसको एंडोर्स करना होगा और साथ साथ डिलीवर करना होगा। लेकिन ये एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी किसने करनी है? इट मस्ट बी मेड बाय द पर्सन हु एंडोर्सेस द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि आज मैंने अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बना दिया जो पेएबल टू द ऑर्डर है, और अगर उसको एंडोर्स करना है, तो आज मैं अगर उसको एंडोर्स कर रहा हूं तो डिलीवरी भी मैंने ही करनी है या फिर कोई और भी कर सकता है? मैंने ही करनी है। अच्छा, मैंने ही करने का मतलब क्या है? कि मैंने जाकर के मेरे हाथ से देना है, या फिर मैं अपने किसी एजेंट को भेज सकता हूं, किसी ऑथराइज पर्सन को भेज सकता हूं, मैं किसी को भी भेज सकता हूं। बस शर्त यह है कि मेरे एग्जिस्टेंस में ये होना चाहिए। अगर मेरे डेथ के बाद मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं तो ये सही बात नहीं है। उसके बाद किसी भी बियरर इंस्ट्रूमेंट को अगर एंडोर्स करना है तो उसको कैसे एंडोर्स करेंगे? उसको मियर बाय डिलीवरी क्या हो सकता है? एंडोर्समेंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 4, किस किस कौन कौन से प्रकार के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट देखा हमने, दैट इज द प्रोमिसरी नोट। तो व्हाट इज प्रोमिसरी नोट? एक ऐसा नोट जिसके अंदर अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे होता है। यानी कि यहाँ पे एक ड्रॉवर होगा जो इस इंस्ट्रूमेंट को बनाएगा और सामने वाली पार्टी को प्रॉमिस करेगा कि मैं आपको इतना इतना अमाउंट पे करूंगा। अमाउंट भी सर्टन होगा, पे भी सर्टन होगा, और ये राइटिंग में होगा, और उसके ऊपर स्टैम्प भी होना बहुत जरूरी है। उसी लाइन पे अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करता हूं तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है। प्रॉमिस नोट में जो बनाता है वो प्रॉमिस कर रहा है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बना रहा है वो पर्सन किसी और पर्सन को ऑर्डर कर रहा है कि पे मी, या फिर मेरे ऑर्डर पे। क्या ये भी राइटिंग में होना जरूरी है? यस। क्या इस पे भी स्टैम्प होना जरूरी है? यस। क्या इसमें भी पार्टी सर्टन होनी चाहिए? यस। क्या इसमें भी अमाउंट सर्टन होनी चाहिए? यस। और कंसिडरेशन हमेशा मनी होगा कि कुछ और भी हो सकता है? चाहे प्रॉमिसरी नोट हो चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, अमाउंट हमेशा क्या होगा? बोलो, मनी में ही होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज हो सकते हैं। नंबर 1 ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। ड्रॉवर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट को बनाता है, जो ऑर्डर करता है कि पे मी। ड्रॉवी मतलब जिसको पेमेंट करने के लिए बताया जा रहा है कि आप मुझको पेमेंट करिए, उसको बोलते हैं ड्रॉवी। और पे मतलब जिसको पे करने के लिए बोला है वो पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर और पे एक ही हो सकता है? द आंसर इज यस। कई बार हो सकता है, कई बार दूसरा भी हो सकता है। बताएंगे मुझको क्या बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस की गरज है? द आंसर इज नो। हाँ, अगर मान लो ये बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर साइड पेएबल है तो पहले उसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर साइड पेएबल है तो उसको पहले एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही उस इंस्ट्रूमेंट पे ड्रॉवी की लायबिलिटी आएगी। ये क्या चीज है हम लोग डिटेल में बाद में समझ लेंगे। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर साइड पेएबल नहीं है, उसको एक्सेप्टेंस की गरज नहीं है। सर, अगर एक्सेप्टेंस की गरज नहीं है तो हु इज द पर्सन हु इज प्राइमरीली लायबल? तो अगर ये इंस्ट्रूमेंट अगर एंडोर्स हो चुका है और ये इंस्ट्रूमेंट अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो एंडोर्सी की तरफ किसकी लायबिलिटी होगी? एंडोर्सर की प्राइमरी लायबिलिटी होगी। और अगर ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्टेड है तो एंडोर्सी की तरफ किसकी लायबिलिटी आएगी? एंडोर्सी की लायबिलिटी आएगी, बिकॉज उसने उसको एक्सेप्ट करा हुआ है। आई बात समझ में? चलिए बताएंगे मुझको, क्या कोई प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू द बियरर हो सकता है? द आंसर इज नो। क्या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू द बियरर ऑन डिमांड हो सकता है? द आंसर इज नो। बताएंगे ऐसा क्यों?
बिकॉज अगर ऐसा हो गया तो वो इंस्ट्रूमेंट कैसे बिहेव करना शुरू करेगा, लाइक ए करेंसी नोट। और करेंसी नोट बनाने की अथॉरिटी आज इंडिया में किसकी है? वेरी गुड। चलिए, उसके बाद हमने बात करी थी चेक। तो बताएंगे चेक क्या एक बिल ऑफ एक्सचेंज है? बताएंगे चेक हमेशा किस पे ड्रॉ करा जाता है? ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर ओनली। तो चेक में ड्रॉवी हमेशा बैंकर ही होगा, कोई और पर्सन नहीं हो सकता है। तो चेक में भी तीन पार्टी हो सकते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। ड्रॉवर का मतलब क्या है? ऐसा पर्सन जो चेक बनाता है। हु इज ड्रॉवी? हमेशा वो क्या होगा बोलो? बैंक ही होगा। एंड हु इज अ पे? द पर्सन टू हुम द अमाउंट इज पेएबल। बताएंगे चेक में स्टैंपिंग की गरज है? नहीं, स्टैंप होना चाहिए ना, बिल ऑफ एक्सचेंज है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज तो स्टैंप की गरज है। क्या चेक को एक्सेप्टेंस की गरज है? द आंसर इज अगेन नो। बिल ऑफ एक्सचेंज को कई बार एक्सेप्टेंस की गरज हो सकती है, लेकिन चेक को कभी एक्सेप्टेंस की गरज नहीं होती है। चेक में भी तीन पार्टी, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। पे हमेशा क्या होगा? सॉरी, ड्रॉवी हमेशा क्या होगा? वेरी गुड। उसके बाद हमने इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की बात करी थी। बताएंगे मुझको व्हाट इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉन और मेड इन इंडिया, ड्रॉन और मेड इन इंडिया। अगर यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो क्या आगे चेक करने की गरज है? मैं स्ट्रेट भी उसको क्या कहूंगा? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहूंगा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉन और मेड इन क्या है बोलो? इंडिया है। साथ साथ दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, दैट इज पेएबल इन इंडिया और ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो एक ही एग्जांपल पूछता हूं, इसका जवाब देंगे। अगर ये क्लियर है तो फिर आप बताएंगे, आपको इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्लियर है ऐसे मैं मानूंगा। अगर मान लेते इंस्ट्रूमेंट बना है दिल्ली में और वो पेएबल है इन सैन फ्रांसिस्को और उसको बनाया है ऑन मोटा भाई, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? क्यों? क्योंकि पहले तो कहां बना है? दिल्ली में बना है। पेएबल कहां पे है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहां पे है? कहीं तो होगा सर, इंडिया का तो नहीं लग रहा है ये जिला इंडिया का तो नहीं लग रहा है। और ये ड्रॉ किस पे करा हुआ है? ऑन मोटा भाई। मोटा भाई मतलब अमित शाह नहीं बे, मोटा भाई मतलब अंबानी, ये सबसे बड़ा मोटा भाई है तो अंबानी है। तो अंबानी इंडिया का रेसिडेंट है क्या? खुशकिस्मत से वो इंडिया का ही रेसिडेंट है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? अरे जोर से बोला। और इस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ करके बाकी इंस्ट्रूमेंट क्या है बोलो आपके? उसके बाद हमने कल चर्चा करी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक। बताएंगे मुझको, आज अगर मान लो मैंने एक चेक काट करके आपको दे दिया, आपने उस चेक को अपने अकाउंट में जमा कर दिया, यानी कि आपके बैंक को दिया, आपकी बैंक मेरे बैंक के पास आएगी, बोलेगी इसका पेमेंट करो। और अगर मेरी बैंक ने मेरे अकाउंट का बैलेंस, मेरे अकाउंट की हालत चेक करी और उसकी हालत बड़ी ही वीक है, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो क्या बताएंगे मेरी बैंक आपकी बैंक को पेमेंट करेगी? क्यों नहीं करेगी? बिकॉज मेरा अकाउंट बड़ा ही वीक हो चुका है, मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। तो बताएंगे क्या ये चेक डिसऑनर हुआ? अच्छा, डिसऑनर होने पे मेरे पे कोई पेनल्टी लगनी चाहिए क्या? तो पेनल्टी लगने की कंडीशन क्या क्या है? नंबर वन, एक तो चेक इशूड हुआ है, वो पेमेंट के लिए इशू हुआ है। और ये पेमेंट किस बात का है? अच्छा, मान लो आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, और मैंने आपको चेक दे दिया 1 लाख रुपए का, और वो चेक आपने जमा किया, वो चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड डिसऑनर हुआ, तो क्या मेरे ऊपर 138 के इनिशिएशन होंगे? अरे होंगे नहीं, मैं आपको चेक दिया भाई, अरे चेक दिया मैंने तुमको, अरे डिसऑनर हुआ, अरे पैसा नहीं है। तो गिफ्ट कोई गिफ्ट के रिलेटेड अगर कोई चेक डिसऑनर होता है तो वो डिसऑनर नहीं माना जाएगा? अरे श्योर। अच्छा, एक बच्चे का डाउट आया था कल कि सर अगर चेक डिसऑनर होने पे बैंक कुछ चार्जेस लगाती है, 300 रुपए, 350, 400, बैंक की पॉलिसी के हिसाब से, तो क्या सर वो पेनल्टी नहीं है? बिकॉज वो किसी भी तरीके से अगर चेक अगर बाउंस होता है तो उसके लिए तो बैंक चार्जेस लेती है, तो क्या वो डिसऑनर नहीं माना जाएगा? वैसे चेक तो डिसऑनर हुआ है, लेकिन वो इनसफिशियंसी की वजह से ना होने के कारण 138 की पेनल्टी नहीं लगेगी। जो बैंक चार्जेस ले रही है वो किस बात के ले रही है? ये तो अरेंजमेंट करनी है कि वो चेक का रीजन क्या है, उसका एक नोटिस बना करके ड्रॉवर और ड्रॉवर को नोटिस देना कि देखो आपका चेक डिसऑनर हुआ है। ये बैंक के रेगुलर कामकाज से एक्स्ट्रा काम आपने बैंक को लगा दिया, इसलिए बैंक आपसे चार्जेस रिकवर करती है चेक डिसऑनर के, बिकॉज क्लियरिंग करने का कुछ पैसा लगता है। अगर ये रेगुलरली क्लियर हुआ तो उस बात के कोई पैसे बैंक नहीं लेती है। लेकिन ये क्या हो गया, चेक आ गया और वापस चेक चेक अमाउंट चेक करने के बाद डिसऑनर हुआ तो फिर आपको चार्जेस लगेंगे, ये बैंक के चार्जेस है, ये कोई पेनल्टी नहीं है, ये कोई फाइन नहीं है, ये बैंक चार्जेस होते हैं। जैसे चेकबुक इशू के चार्जेस है, जैसे कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस अगर आपने मेंटेन नहीं करा तो उसके चार्जेस लगते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग के चार्जेस लगते हैं। तो सेम लाइक ये भी क्या है बोलो, बैंक के चार्जेस ही, ये कोई पेनल्टी
नहीं है, बात समझो। तो अगर मान लेते आपने एक चेक इशू कराया फॉर द पेमेंट, और ये पेमेंट किस बात का है? फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी, और उसको इशू करने के बाद आपके अकाउंट में पैसे ना होने के कारण आज अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो वो माना जाएगा डिसऑनर ऑफ द चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ द बैलेंस, और 138 की पेनल्टी बस इसी कंडीशन पे लगती है। और वो चेक आपने किसको इशू किया हो? किसी अदर पर्सन को इशू किया हो। अब अगर आपने ऐसे कांड कुछ कर लिए तो बताएंगे मुझको आपको कितनी पेनल्टी लगेगी? 2 साल की जेल और 2 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ चेक और विथ बोथ। पेनल्टी याद रखना है, 2 साल की जेल और 2 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ चेक, ये पेनल्टी की बात कर रहा हूं मैं। आपने पेनल्टी भरी, इसका मतलब ये नहीं कि आपके चेक की लाइबिलिटी से मुक्त हो गए। मैंने आपसे उधार में कोई चीज खरीदी 1 लाख रुपए की, और उसके बदले मैंने आपको चेक दिया है, और वो चेक ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ द बैलेंस क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो मेरे ऊपर पेनल्टी कितना लग सकता है? 2 लाख का तक का लग सकता है, ये पेनल्टी है। वैसे 1 लाख तो मैंने आपको अलग से देने ही देना है। कोई ये मत समझना कि मैंने पेनल्टी दे दी है तो मैं अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो गया। समझे नहीं समझे? 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी तो मैंने आपको पे करनी ही करनी है, जो मैंने आपसे गुड्स खरीदी करे है वो अलग से लाइबिलिटी है, ये पेनल्टी है आपके ऊपर, ये फाइन लगा है मैंने आपके ऊपर। बात समझे कि नहीं समझे? अरे पक्का क्लियर है? तो बताएंगे मुझको 138 में अगर आपने कोई कांड कर लिया तो आपको पेनल्टी किस बात की लगेगी? 2 साल तक की जेल, 2 साल की नहीं, 2 साल तक की, अप टू 2 years जेल, अप टू 2 years, और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक अप टू, और विथ बोथ, दोनों भी लग सकते हैं, यानी कि 1 साल की जेल 1 लाख की पेनल्टी, दोनों भी लग सकते हैं। सही बात है। अच्छा, लगेज मेरे ऊपर केस फाइल होगा कि कोई प्रोसीजर फॉलो करना होगा? ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा। व्हाट इज द प्रोसीजर? कि बैंक पहले क्या करेगी? पेई को इंटीमेट करेगी, पेई को, जिसको पे करना है, कि देखो आपने जो चेक हमारे पास दिया था क्लियरिंग के लिए वो हो चुका है डिसऑनर। फिर पेई क्या करेगा? ड्रॉवर को नोटिस भेजेगा कि देखो भैया तुमने जो चेक दिया था वो हो गया डिसऑनर, बैंक ने मेरे को ऐसा ऐसा बताया। अच्छा, पेई ने ड्रॉवर को बताने के लिए कितना समय मिलेगा? 30 days मिलेंगे। और क्या पेई आज ड्रॉवर को उस चेक का पेमेंट करने के लिए कुछ समय देगा? अच्छा, ये जो पेमेंट होने वाला है वो चेक में ही होना चाहिए कि किसी और माध्यम से भी हो सकता है? मतलब कैश में भी दिया जा सकता है। मान लो मैं, अरे यार बड़ी गलती होगी भाई, ये रहा पैसा, ये रहा कैश, गलती होगी, वो बैंक में पैसे ही नहीं थे, ये रहा, तो क्या मेरे ऊपर 130 की पेनल्टी लगेगी? द आंसर इज नो। तो सीन ये है कि आज पेई ड्रॉवर को पहले नोटिस भेजेगा, कितने दिन का? मतलब 30 दिन के अंदर, और क्या बोलेगा कि 15 दिन के अंदर इसका पेमेंट करो, और अगर मैं 15 दिन के अंदर पेमेंट करने में असमर्थ रहा तो फिर मेरे ऊपर 138 के जो भी प्रोसीजर्स है वो इनिशिएट करे जाएंगे। सही बात है? आई गेस यहां तक हमने कल पढ़ा था। पक्का आगे बढ़ सकता है? सब लोगों को क्लियर है? एनी डाउट सो फार? सर यहां तक ये पॉइंट नहीं समझा, वो पॉइंट नहीं समझा। कल हमने इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करे, कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने, कर लिया? कितने लोगों ने नहीं करा होमवर्क? नहीं करा होमवर्क? कितने लोगों ने होमवर्क नहीं करा? इज्जत से। होमवर्क नहीं करा? 1 2 3 4। क्यों क्यों बेटा, क्या हुआ है? क्वेश्चन नहीं समझा तो पूछेगा कौन? मैं आऊं घर पे पूछने के लिए? आप ही पूछोगे ना, क्यों नहीं पूछा फिर? आवाज ऑटो डीजे लेक्चर होने के बाद? तो कल नहीं समझा ना तुझको, तो कल ही पूछना था। हाँ जी, तो को डाउट है तो तू क्यों उसकी तरफदारी कर रहा है? वकील है। हाँ, कर लिया। हाँ जी, नहीं वो फैन की आवाज से सुनाई नहीं दे रहा, सॉरी। क्यों? कल रोटी खाए, सब्जी नहीं खाए? तो समझ नहीं आया? अच्छा, तो एक काम करें, मैं शाम को है ना, एक मैं एक, वैसे मेरे को काम धंधे होते हैं नहीं, वैसे घर वाले बोलते नकारा है तू, तो मैं शाम को क्या करता हूँ, मेरे को एड्रेस दियो सबके, मैं हरे के घर पे ऐसे होके आता है। तो भाई क्या समझा कुछ आज का लेक्चर? को डाउट है?
डाउट तो पूछ लो, अभी क्लियर कर लूं, कल तक वेट करने की गरज ही क्या है ना, वो कर लूं मैं काम। मैंने कल ही बताया था आई गेस, कोई डाउट हो गया तो प्लीज उसी समय मेरे को बताइएगा। अरे मैसेज करो, फोन करो, कुछ तो करो। ये मैं पूछने के बाद बोल, सर ये नहीं समझा वो नहीं समझा, काहे मतलब, कैसे तुम सीए बनोगे रे, बहुत डिफिकल्ट है। हाँ बेटा, एक किया एक नहीं किया, वेरी गुड। हाँ पीछे, एक किया एक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक्सपेक्टेशन से नहीं रख रहे मैंने आपसे। हाँ जी, क्यों? कल आप नहीं थे लेक्चर पे, कहाँ थे फिर? ओ पाटिल, कल लेक्चर पे थे ना आप, तो क्यों नहीं किया, भूल गए? क्या हुआ, कुछ तो बोलो इधर। हाँ गर्ल्स, क्या हुआ बेटा, भूल गए? खाना खाना भूल गए थे कल? खाना खाया? क्या बात कर रहे हो, क्यों? पानी नहीं पिया खाना खाने के बाद? तो जो आ रहा है वो लिखना था ना बेटा, जो आया है वो लिखना था, लेके आना था मेरे पास। सर ये नहीं समझा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ, कोई कैसे लिखना है इसको, है कि नहीं? आपको नहीं आ रहा है, ऐसे बैठ रहे हो तो कैसे होगा, ट्राई तो करना था ना। अच्छा बाकी लोगों ने कर लिया, गुड, आई लव यू, बहुत आगे जाओगे आप, मेरा आशीर्वाद है। चलिए जी आगे बढ़ते, जिन लोगों ने होमवर्क नहीं करा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, वाह, कल की होमवर्क में डाउट है, अचानक डाउट है, बताओ। सब पे लगेगा, सब पे लगेगा, बस किसी इंडिविजुअल पे नहीं, जिस किसी का भी खाता हो और उसने वहां से चेक इशू कर लिया और चेक डिसऑनर हुआ ड्यू टू इनसफिशियंसी बैलेंस, सब पे लगेगा। तो आपका डाउट आएगा सर अभी कंपनी को कैसे जेल में डालेंगे, तो हमने कंपनी एक्ट के अंदर कौन से पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल नहीं पढ़ा है हमने। जानबूझ के अगर कोई ये कांड कर लेगा तो उसको लगा देंगे, अदरवाइज अगर ड्यू कोर्स में है कि भैया समझ नहीं आया ये नहीं हुआ, तो मॉनिटरी पेनल्टी लगाकर छोड़ देंगे। वैसे आज तक चेक के सिलसिले में किसी को जेल होती हुई मैंने तो नहीं देखी। हाँ लेकिन अगर तुम बार बार ये काम कांड करोगे तो हो सकता है कि जज साहब भी परेशान हो जाए, जैसे मैं परेशान हो गया कि बार बार होमवर्क ना करने पे, तो हो सकता है आपको जेल में डाल दे। अदरवाइज मॉनेटरी पेनल्टी लगा करके छोड़ देते हैं, ऐसा कोई जेल में डालने की कोई सीन है नहीं, बहुत ही बड़ी अमाउंट है और ये फ्रीक्वेंट हो रहा है तो फिर डाल सकते। हाँ जी, और किसी को डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात पूछने वाला था। वैसे आज का लेक्चर ज्यादा कुछ ये नहीं, मतलब ज्यादा कुछ भारी वाला नहीं है, एकदम निवांत है और जल्दी हो भी जाएगा, तो आप बड़ा टाइम पास करेंगे। आप सब मेरे साथ हो, टाइम पास करने के लिए रेडी हो? हाँ इसके लिए तो बड़ा रेडी है तुम लोग। अच्छा दो कॉन्सेप्ट मैंने बीच में पेंडिंग करवाए थे, याद है आपको? घंटा याद है तुमको? तेरे वो कॉन्सेप्ट है ड्रॉविंग इन केस ऑफ नीड, वो कहीं दिख रहा है क्या आपका, देखो पेज नंबर 7.11। हाँ यस, वैसे ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आना चाहिए, उन्होंने चेक के नीचे लिख दिया है। इंस्टीट्यूट को बड़ा काम करना है अभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सिलेबस को ड्राफ्ट करने में, बहुत सारी गड़बड़ी है। आज का लेक्चर आप लोग देखेंगे ना तो उसके उसके लिए मेरे को बेसिक्स बहुत क्लियर करने होंगे, और तब जाकर के आज के लेक्चर्स की जो बातें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो क्लियर होगी। अब अपने से पढ़ने जाओगे ना तो 100% अपने और आजू बाजू के बाल नोच के फेंक दो, गारंटी, वो समझेगा ही नहीं वो, बिकॉज ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज है और ऐसी ऐसी बातें लिखी है उठ पटान वाली कि किसी का किसी से रिलेवेंस नहीं है।
ये ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड आई गेस बिल ऑफ एक्सचेंज के नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन ये चेक के नीचे डाल दिया, बच्चा परेशान हो जाएगा भाई ये क्या चीज है। चिंता नहीं करो, ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड लाइव बना दूंगा। तो व्हाट डू मीन बाय दिस? अच्छा एक बात बताओ, ड्रॉवी का मतलब क्या होता है? हु इज ड्रॉवी? हु इज ड्रॉवी? चेक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। हमने डॉक्टर साहब का एग्जांपल लिया था, याद है आपको? कुछ याद है? तो मान लो यहां पे डॉक्टर साहब ने लिखा, क्या लिखा? 2 months आफ्टर द डेट। वैसे जब एग्जामिनेशन में आपको स्पेसिमेन बनाने के लिए पूछेंगे तो ये 2 ऐसा नहीं लिखना है, ये ऐसे लिखना है। ओके याद रखना। तो 2 months आफ्टर द डेट क्या लिखा डॉक्टर साहब ने? पे टू माई सन मिस्टर रमेश a sum of rupees 2 lakh only। यहां पे लगा दिया स्टैम्प, साइन करा और एक्सेप्ट नहीं करा, मान लो एक्सेप्ट करने के वो पोजीशन में नहीं है, तो ये क्या आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। बताएंगे मुझको ड्रॉवर कौन है? वो जो ड्रॉवर डॉक्टर साहब, who is a drawee? Is the patient, and who is the payee? Is the son, that is Mr. रमेश। ठीक है, अब ये रहा पेशेंट। बताएंगे पेशेंट आज इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में समझने के हालत में है? आंसर इज नो। वो बस जानता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे। तो आज ड्रॉवर बड़ा परेशान हो गया। ड्रॉवर बोल रहे कि अरे यार ये पेशेंट पे बना दिया उसने, हाँ तो बोल दिया, लेकिन कल जाकर किसने मना कर दिया तो, है ना? तो बोल रहे कि मैं तो पेशेंट था। इसको हम लोग अंडी इन्फ्लुएंस भी बोल सकते हैं। कुछ याद है? अंडी इन्फ्लुएंस कुछ ऐसे रिलेशंस है जहां पे अंडी इन्फ्लुएंस है या डोमिनेंट पोजीशन है टू टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर। कुछ याद है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ऐसे कुछ रिलेशंस होते हैं ना, जैसे कि लॉयर और उसका क्लाइंट, डॉक्टर और उसका पेशेंट, टीचर और स्टूडेंट। वैसे ये बहुत गलत एग्जाम्पल है, सब काहे इन्फ्लुएंस होते हो? ये तो उल्टा होना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर। टीचर के ऊपर स्टूडेंट्स का अंडी इन्फ्लुएंस होने लगा है आजकल। तो ये कुछ रिलेशंस है। तो ये बोलेगा अरे भैया ये हो सकता है कि कल जाकर के ये बोलेगा नहीं नहीं ये मेरे ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस करके मेरे से ये बिल साइन करवाया था या फिर मेरे ऊपर बिल बनाया था, आई एम नॉट लायबल, बोल सकता है ना? तो फिर डॉक्टर साहब बोले एक काम करते हैं, किसी एक रिलेटिव को बुलाओ, किसी एक रिलेटिव को बुलाओ। तो ये पेशेंट जो है इसका एक भाई है, ब्रदर, और उसको बोला मैं एक काम करता हूं कि इस बिल पे पेशेंट पहले लायबल होगा टू पे, लेकिन अगर पेशेंट मना करेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करता हूं मैं आपका भी नाम लिख देता हूं एज अ ड्रॉवी, ब्रदर। ड्रॉवी कौन है? पेशेंट है। अब मैं आपका नाम लिखता हूं, ब्रदर आपका नाम लिखता हूं, और नीचे लिखता हूं ड्रॉवी इन केस ऑफ क्या बोलो नीड। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? हाँ बेसिकली ब्रदर ने यह बात एक्सेप्ट करनी चाहिए, उस पेशेंट के भाई ने यह बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ भैया मेरा नाम एज अ ड्रॉवी इन केस ऑफ ना नीड आप लिखिएगा। इसका इंपैक्ट क्या होगा कि आज अगर पेशेंट ड्यू डेट पे इस बिल का पेमेंट करने से मना करता है तो डॉक्टर साहब इजीली किससे मांग सकते हैं? ब्रदर से मांग सकते हैं, भले ही वो इस बिल से उसका कोई नाता नहीं है, उसके कंसेंट पे हमने उसका नाम लिखा। तो गरज पड़ने पे वो क्या बन जाएगा? इस बिल का ड्रॉवी बन जाएगा और वो क्या करेगा? पे करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड। जिप लगा? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट।
क्या लिखा है? When in the bill or in an endorsement thereon, the name of any person is given in addition to the drawee to be resorted to in case of need, such person is called as a drawee in case of a need. तो हमारे एग्जांपल में कौन है? The brother of a patient. The brother of a patient. क्लियर? तो एक काम करेंगे, नोटबुक में हेडिंग डालेंगे ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड, और ये कॉपी करेंगे, फिर इसके नीचे मैं आपको कोई एक नोट बना के देता हूं. इज इट हुआ? चलिए नोट लिखिए.
इज इट हुआ? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, एक और कॉन्सेप्ट पेंडिंग है जिसका नाम है एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। चलिए जी, तो आते हैं लास्ट पार्ट पे। वो चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 8, दैट इज प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो फ्रेंड्स, पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। बात कर रहे हैं प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फ्रेंड्स, जब भी बात कर रहा हूं प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो समझ लेना कि एक इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होता है दो रीजंस के लिए। एक इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होता है फॉर टू रीजंस। नंबर वन, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, और दूसरा है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। जोर से बोलो। प्रेजेंट होता है फॉर एक्सेप्टेंस या प्रेजेंट होता है फॉर पेमेंट। इफ आई टॉक अबाउट द बिल ऑफ एक्सचेंज, टॉक अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट हो सकता है फॉर अगेन एक्सेप्टेंस या फिर डायरेक्टली फॉर पेमेंट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्रॉमिसरी नोट, तो प्रॉमिसरी नोट हमेशा प्रेजेंट किया जाएगा फॉर द पेमेंट। ये बेसिक डिफरेंस समझो। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि आज इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होता है फॉर एक्सेप्टेंस या फिर फॉर पेमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक तो एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट होगा या फिर पेमेंट के लिए प्रेजेंट होगा। उसी लाइन पे अगर मैं प्रॉमिसरी नोट की बात करता हूं तो वो हमेशा प्रेजेंट होगा फॉर दी पेमेंट। सर व्हाई इज इट सो? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर कोई भी बिल अगर आफ्टर साइट पेएबल है, कैसे पेएबल है? आफ्टर साइट। मैंने लिखा पे मी और माय ऑर्डर ए सम ऑफ रुपीज 2,07 days after sight, 7 days after sight. So now इस बिल का मैच्योरिटी कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मेरे को क्या करना होगा? पहले साइट देखना होगा, उसके अंदर 7 दिन जोड़ने होंगे और 3 दिन ग्रेस के जोड़ने होंगे। सही बात है? चलिए 7 और 3 की गिनती तो मैं कर लूं। ये एक्सेप्टेंस क्या चीज हुआ है? ये साइट क्या चीज हुआ है? साइट का मतलब क्या होता है? इट इज एक्सेप्टेड। तो जिस दिन आप इस बिल को एक्सेप्टेंस के लिए ड्रॉवी के सामने रखोगे, उसके बाद 7 दिन और फिर 3 दिन, और एक्सेप्टेंस भी हो जाना चाहिए। अगर एक्सेप्ट हुआ है तभी वो पार्टी लायबल है। बिना एक्सेप्टेंस का ड्रॉवी लायबल नहीं होगा, बिकॉज ये बिल आफ्टर साइट बना है। अगर ये आफ्टर साइट ना होता तो क्या इस बिल पे एक्सेप्टेंस की गरज है? बिल्कुल नहीं है। तो आप मुझको बताना, अगर ये एक्सेप्टेंस की गरज नहीं है तो क्या ड्रॉवी लायबल है टू पे? बिकॉज मैं तो अमिताभ बच्चन पे बिल बना दूं। थोड़ा लॉजिकली शांति से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। आज अगर मैंने लिखा कि 7 days आफ्टर साइट, इसका मतलब पहले मैंने ये बिल लेकर के ड्रॉवी के पास जाना है और उससे एक्सेप्टेंस करवाना है।
वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद 7 दिन और फिर 3 दिन ग्रेस को जोड़ूंगा और फिर वो बिल क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा फॉर पेमेंट। उस दिन पे मैं पैसे मांग सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्सेप्टेंस के लिए रखा, आज क्या तारीख है, 1 मार्च, तो 1 मार्च 24 को मैंने एक्सेप्टेंस के लिए रखा और उसी दिन उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो यू टेल मी व्हाट कुड बी द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ दिस बिल, दैट इज मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करेंगे। बहुत डिफिकल्ट है नेहा जी, बहुत डिफिकल्ट है, बताइए। 10th श्योर, एक में 7 जोड़ेंगे। अच्छा मैंने अगर बचपन में अपने स्कूल में पढ़ा 5 में 3 जोड़ो तो क्या करते थे, 5 पकड़ते थे कि छोड़ते थे बचपन में, बेसिक मैथ्स। अच्छा ये सब फोर्थ स्टैंडर्ड क्या, आजकल तो बच्चों को वो केजी नर्सरी बिरसरी जो भी बोलते हैं उसको वहीं से मैथ्स पढ़ाना शुरू करते हैं। मैंने देखा वो अंग्रेजी मीडियम बच्चे जाते हैं केजी नर्सरी जो भी बोलते हैं उसको, उसमें टेबल्स बोलते बच्चे, है की नाही? आम्हाला 10वी झाले तर लक्षात येत नव्हतं, अरे है की नहीं? मैंने आपको स्टोरी बताया ना, तुमको नहीं बताया, नए बैच को बताया मैंने। हाँ बताएंगे बाद में, बैच होने के बाद बताएंगे। टेबल्स का बड़ा जबरदस्त स्टोरी है रे। आजकल बच्चे बचपन से वो टेबल्स बोलना शुरू कर दिए, तो बचपन से आगे सब गिनती पढ़ रहे हो, 1+1=2, 2+1=3, 2+2 2+3। अच्छा मैंने 5 में 3 जोड़ने के लिए बोला तो क्या आता है, अच्छा ये पढ़ाना पड़ रहा है मुझको, पढ़ाना क्या चाहिए, मैं पढ़ा क्या रहा हूं। 5 में 3 जोड़ने तो कितना आता है, कि 7 आता है, या था ना 5 में 3, 5 6 7, 3 जोड़ दिए मैंने। तो 1 में 7 जोड़ना है तो क्या आता है नलायको, हाँ 8 आता है ना। ओ नेहा जी, तो वही तो समझा रहा हूं मैं कब से, 1 में 7 जोड़ना है तो कितना आएगा, 8 ही तो आएगा। 1 तारीख पे एक्सेप्ट किया, उसके बाद 7 दिन मतलब क्या होता है, मैंने बोला आज के बाद 3 दिन तो क्या आएगा, 4th आएगा ना, कि 3rd आएगा। तो आज के बाद 7 दिन तो क्या आता है बेटा, 8 ही आएगा ना। तो लोग गिनते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो मेरे साथ गिनेंगे सब लोग, हाँ चलो गिनो, 2 3 4 5 6 7 8, बस। अच्छा ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, मेरे को 3 दिन ग्रेस के भी जोड़ने हैं, तो हो गए क्या बोला, 8 हो गया ना, अभी 3 दिन ग्रेस के, 8 गिनो अभी, तो क्या गिना है, 9 10 11, तो बताएंगे मुझको व्हाट इज द मैच्योरिटी डेट, इज द 11th of March 24। इस दिन पे क्या मैं इस बिल का पेमेंट मांगने के लिए जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं, क्यों नहीं जाऊंगा। ये आएगा मेरा मैच्योरिटी डेट, बात समझे मोइन? तो वो मेरे से दूर जा रहा है ऐसा लग रहा है मुझको। अच्छा ये हो गया आफ्टर सेट की कहानी, मतलब पहले मैंने एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना है, वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद उसमें दिन जोड़ूंगा और फिर 3 दिन ग्रेस के जोड़ूंगा तो वो मैच्योरिटी आ गया। अगर ये आफ्टर साइट नहीं है तो क्या सीन होगा, अगर माना गया 7 दिन, पे मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो आफ्टर 7 days ऑफ द बिल, और आप 7 days आफ्टर द डेट। अब बताओ मुझको, अगर 1 तारीख को मैंने बिल बनाया है और मैंने लिखा 7 days आफ्टर द डेट, तो व्हाट इज द मैच्योरिटी, व्हाट इज द मैच्योरिटी, अगेन 11th आएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेजेस भी ऐड करने हैं। चलो टू रिमूव द कंफ्यूजन कुछ और डेट लेते हैं, तो मान लेते हैं मैंने बिल बनाया 5 मार्च को, तो 5 मार्च के बाद 7 दिन, बताओ मुझको 5 के बाद 7 दिन, नेहा जी बताइए 5 के बाद 7 दिन, बताओ बेटा व्हाट इज द मैच्योरिटी डेट, आई एम आस्किंग यू मैच्योरिटी डेट। श्योर, लॉक किया जाए, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए कि 15 मार्च बोली लड़की, सही है, तो 15th of March इज व्हाट दी
द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट, सही बात है। लेकिन ये एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है। मैंने बोला 7 days आफ्टर डेट, मैंने लिखा अमित जी पे मी और माई ऑर्डर सम ऑफ सो एंड सो आफ्टर द डेट, 7 days आफ्टर द डेट। तो 15 मार्च को मैं अमित जी के जलसा बंगले के बाहर जाके खड़ा हो गया, बोले अमित जी पेमेंट करिए। धक्के मार के मुझको बाहर नहीं निकालेंगे, निकाले नहीं निकालेंगे। तो मैंने तो बिल बना दिया, तो अमित जी इज लायबल टू पे। नहीं, अभी मोटा भाई अपने बेटे की शादी के लिए गए हुए हैं। कहाँ गए वो? अहमदाबाद गए ना, जामनगर गए हुए, जामनगर। तो मैं चला गया जामनगर में, मोटा भाई पे मी और माई ऑर्डर सम ऑफ 1 करोड़, बना दे ऐसी बिल। तो बताओ क्या मोटा भाई मुझको पेमेंट करने के लिए लायबल है? नहीं लायबल है, मैंने तो बिल बना दिया। अब तो मतलब अब तक हम लोग पढ़ रहे थे सारा 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 सपना था, बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा सपना है, किसी काम का नहीं, ये मिथ है सर। हाँ जी, क्यों एक्सेप्टेंस करवाना जरूरी है, लेकिन हमने क्या पढ़ा, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस की गरज नहीं होती है। और मैंने एंडोर्स भी नहीं करा, एंडोर्समेंट की कहानी मुझको मत सिखाओ। जो सर वो एंडोर्समेंट करते हैं ना तो प्राइमरीली लायबल नालायक। मैंने एंडोर्स ही नहीं करा है, मैंने ही बना दिया, मैं ही चला गया जामनगर, मोटा भाई पेमेंट कर दो। बताओ मोटा भाई पेमेंट करेंगे? तो बेसिकली अगर कोई पर्सन मेरे को पे करने के लिए लायबल है तो और भी बिल बनाऊंगा तो सही है, बिना किसी वजह बिल बनाएगा तो वो बिल बिल नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? वैसे ही मोटा भाई पेमेंट करने लायबल है, मोटा भाई बोलेंगे इस पे केस ठोक भाई, किस बात का बिल बना रहा है मेरे ऊपर। मेरे पास कोई पुख्ता एविडेंस होनी चाहिए जिससे मैं प्रूव कर पाऊं कि देखो मेरे से इसने मेरे से कोई पैसा उधार लिया हुआ है या कोई गुड्स खरीदी करे, ही इज लायबल टू पे मी, ही ओज मी एंड दैट्स व्हाई आई मेड अ बिल। और अगर वो मना कर रहा है पेमेंट करने से तो डिसऑनर हो जाएगा ड्यू टू नॉन पेमेंट। समझे? अच्छा, इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए लोग एक्सेप्टेंस करवाते हैं, अदरवाइज बिना एक्सेप्टेंस का भी मैं बिल बना करके उस पर केस ठोक सकता हूं। अगर वो सही में अगर वो सही में ही ओज मी, जेप लगा, जेप लगा। कॉन्सेप्ट समझो, बेसिकली प्रैक्टिकली समझो क्या सीन हो रहा है। इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करवाते हैं ताकि सेफ ट्रांजेक्शन हो जाए बिल का। जेपला, अरे जेप लगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज मान लेते कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, सुनिए, आज अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर मान लो वो आफ्टर साइड पेएबल है, कैसा पेएबल है? आफ्टर साइड। तो फर्स्ट आई नीड टू प्रेजेंट इट फॉर एक्सेप्टेंस, पहले मुझको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना होगा। मैंने लिखा पे मी और माय ऑर्डर सम ऑफ सो एंड सो आफ्टर साइट, 7 days आफ्टर द साइट, 10 days आफ्टर, 1 month आफ्टर द साइट लिखा मैंने, तो ये आफ्टर साइट है। तो समवन हैज टू प्रेजेंट इट फॉर एक्सेप्टेंस। तो वो बिल पहले पेमेंट के पहले किसके लिए प्रेजेंट हो जाना चाहिए? एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट हो जाना चाहिए। अब मैंने एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करा तो यहां पे भी कांड हो सकता है, एक तो वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, हो सकता है ना कि वो बोलेंगे मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं करना है, या फिर मैं एक्सेप्टेंस के लिए उसके पास गया, बंदा गायब, द ड्रॉइंग इज नॉट फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च, आएगा आगे कॉन्सेप्ट। हो सकता है छुप के बैठ सकता है। मैंने बोला देवी मां के मंदिर के सामने काली पहाड़ी के पीछे आ जाना, मैं एक्सेप्ट करवा दूंगा, मैं वही रहता हूं, कुटिया है मेरी वहां पे, आ जाइए। आपको मैंने बुला दिया वहां पे और मैं ही गायब हो गया। आप मुझको ढूंढ रहे हो, मैं मिल ही नहीं रहा हूं, तो बताएंगे एक्सेप्ट हुआ? क्या मुझको आप ढूंढ सकते हो? तो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ क्या मानेंगे? एक्सेप्ट ही नहीं हुआ ये बिल, अब मैं मिल ही नहीं रहा हूं आपको, तो एक तो एक्सेप्ट होगा या एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा, एक्सेप्ट हुआ तो क्या होगा? एक्सेप्ट हुआ तो क्या होगा? फिर मैं उसको बाद में पेमेंट के लिए प्रेजेंट करूंगा, सही बात है। और अगर ये एक्सेप्ट नहीं हुआ तो नहीं हुआ सर, तो इसको बोलते हैं डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। क्या बोलते उसको? डिसऑनर ड्यू टू
नॉन एक्सेप्टेंस, जोर से बोलो क्या बोलते हो उसको, डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्ट, ये वहीं पे डिसऑनर हो जाएगा। आपको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करने की गरज ही नहीं, साला एक्सेप्ट नहीं करा है, पेमेंट क्या खाक करेगा। तो अगर कोई बिल एक्सेप्ट नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस हो जाएगा। और मैं डिसऑनर के रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग्स करवाने हैं, जो भी केस वगैरह फाइल करना है वो मैं करवा लूंगा। मेरे को पेमेंट की वेट करने की गरज नहीं है, बिकॉज एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो पेमेंट भी नहीं होगा। अगर कोई बिल आफ्टर साइट नहीं है तो मैं इसको डायरेक्टली किसके लिए प्रेजेंट करूंगा, पेमेंट के लिए प्रेजेंट करूंगा। अब पेमेंट में भी दो कहानियां हो सकती, कौन कौन सी बोलो, एक तो पेमेंट हो या पेमेंट, अच्छा पेमेंट हो गया तो लाइफ जिंगल आला, खुश खुश नसीब हूं मैं कि मेरा पेमेंट हो गया। और अगर पेमेंट नहीं हुआ तो डिसऑनर, लेकिन रीजन क्या है, ड्यू टू, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मान लो एक्सेप्ट हुआ तो फिर मैंने क्या करना है, उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना है। और फिर पेमेंट में भी दो कहानियां हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट होगा तो पेमेंट होगा ही होगा, एक्सेप्ट होने के बाद पेमेंट नहीं भी हो सकता है, तो वो डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट होगा, पेमेंट होगा तो बात खत्म। क्लियर है, चिप लगा, पक्का। तो इन शॉर्ट मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं पेमेंट के लिए प्रेजेंट करूंगा। पेमेंट में दो कहानी होगी, एक तो पेमेंट होगा, पेमेंट नहीं होगा। अगर पेमेंट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, ऑनर, और पेमेंट नहीं हुआ तो डिसऑनर ड्यू टू क्या बोलो, नॉन पेमेंट। या फिर मैं उसको क्या कर सकता हूं, एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट कर सकता हूं, एक्सेप्टेंस हुआ या एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो मैं क्या मानूंगा, जोर से बोलो, डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। और अगर एक्सेप्टेंस हुआ तो आई कैन डायरेक्टली गो टू प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट। सही बात है, जिप लगा, पक्का। फ्रैंक मुझको प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की गरज है, प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की गरज है क्या। तो प्रोमिसरी नोट कभी भी क्या नहीं हो सकता, एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, वो डायरेक्टली किसके लिए प्रेजेंट किया जाएगा, पेमेंट के लिए। और वहां पे क्या हो सकता है, पेमेंट हो या ना हो, पेमेंट हो तो ऑनर, और पेमेंट ना हो तो हो जाएगा डिसऑनर ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू नॉन पेमेंट। झेपला का, पक्का। चलिए इसको लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग बुक में आकर के पढ़ेंगे। फैंची
इज इट हुआ? चलिए, सो यहां पे आते हैं सेक्शन नंबर 61। देखिए, डायरेक्टली यहां से पढ़ते तो कुछ नहीं समझता। ये जो चार्ट हमने बनाया है उसके बाद ये सारी बातें थोड़ी क्लियर हो जाएगी। सबका ध्यान 500% चाहिए। अब बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर साइट, कैसे पेएबल है? आफ्टर साइट मस्ट, if no time or place is specified therein for the presentment, be presented to the drawee thereof for the acceptance। तो आज कोई बिल आफ्टर साइड पेएबल है तो उसको पहले हमने क्या करना होगा? एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना होगा। बाय अ पर्सन एंटाइटल टू डिमांड द एक्सेप्टेंस, कौन करेगा उसको प्रेजेंट? ऐसा पर्सन जो एक्सेप्टेंस डिमांड करने के लिए एलिजिबल है, जिसकी अथॉरिटी है। विद इन क्या बोलो? रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज ड्रॉन and in a business hours on a business day. If default of such presentment, no party thereto liable thereon to the person making such default. If the drawee cannot after reasonable such be found, the bill is dishonor। इसका मतलब क्या होता है कि आज अगर कोई आफ्टर साइड बिल है और उसको मैंने एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट नहीं करा तो बेसिकली उस बिल पे कोई लायबल नहीं होगा, बिकॉज वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है। ये होगी पहली बात, ये पहली बात। और दूसरी बात यहां से लिखिए कि अगर ड्रॉवी मेरे को रीजनेबल सर्च से भी नहीं मिला तो वो एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा, तो वो क्या माना जाएगा? डिसऑनर। जिप लगा? अरे पक्का। चलिए फिर एक नोट लिखिए नीचे। बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर साइट must be presented for acceptance. If not, no, drawee is not liable. If not, then drawee is not liable to pay. Number two, if drawee not found after reasonable search, then the bill is, जोर से बोलो, the bill is dishonored। The bill is dishonored। लिवला, लिवला का? चलिए, if the bill is directed to the drawee at the particular place, it must be presented at that place, and if at the due date for presentment he cannot after reasonable search be found there, the bill is dishonored। तो मैंने कहा देवी माँ के मंदिर के सामने काली पहाड़ी के पीछे वहां पे आकर के एक्सेप्टेंस करवाइएगा, और अगर मैं वहां पे नहीं मिला तो बिल क्या मानोगे आप? और अगर कोई प्लेस फिक्स नहीं है तो कोई भी यूज हो, रेसिडेंस हो या मेरा कोई बिजनेस प्लेस हो, वहां पे आकर मुझको एक्सेप्ट कर सकते हो। चलो मेरा रेसिडेंस भी नहीं है और मेरा बिजनेस प्लेस भी नहीं है, तो प्रॉपर प्लेस क्या होता है? अरे मैं मुसाफिर हूं, ना घर है ना ठिकाना, मैं बस चलते ही जाता हूं। अब बेटा, जहां पे बिल बनाया है, ओके, बिल तो ड्रॉवर के घर पे बनाया उसने बैठ के। मैं साला मेरे घर पे नहीं मिल रहा हूँ, उसके घर पे 1 घंटा मिलूंगा? हाँ, मेरा डाउट तो जेन्युइन है ना। ना मेरा घर है ना ठिकाना है। ड्रॉवर जहां बोलेगा उधर,
वो मुझको ढूंढ रहा है, उसके कहने पे मैं कहाँ जाऊंगा? एनीवन? सैम? हाँ बेटा, क्वेश्चन नहीं समझा? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि ड्रॉवर ने एक बिल बनाया मेरे ऊपर, पेबल आफ्टर साइट, तो मेरे को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना होगा। तो मैंने कहा देवी माँ के मंदिर के सामने काली पहाड़ी के पीछे आ जाना, मैं वहीं रहता हूं। और वो वहां पे आ गया, ड्रॉवर आ गया, और मैं वहां पे नहीं मिला, तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हुआ। और अगर मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि कहां पे आके एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना है, तो कहां आएगा? एक तो मेरे घर पे आएगा, या फिर मेरे बिजनेस प्लेस पे आएगा। अब मैंने कहा मैं तो मुसाफिर हूं, ना मेरा कोई घर है ना कोई ठिकाना है, तो वो कहां आके एक्सेप्ट करवाएगा? हम्म, तो कहां ढूंढेगा मुझको? तो इसका मतलब है मुझको किसी भी प्लेस पे पकड़ करके एक्सेप्टेंस करवा सकता है। मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, उधर ही पकड़ लेगा। और भेलपुरी बाद में कहा पहले एक्सेप्टेंस करवा। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा कोई प्लेस फिक्स नहीं है, तो किसी भी जगह पे मुझको पकड़ करके एक्सेप्टेंस करवाया जा सकता है। मान ले मैं ऑनोलुलु घूम रहा हूं, ऑनोलुलु, मैं ऑनोलुलु घूम रहा हूं, वो भी वहां पे आ गया और मेरे को पकड़ लिया उसने, अरे रुक रुक रुक, कहाँ घूम रहा है, एक्सेप्टेंस करना था, तो क्या मैं वहां पे एक्सेप्ट करूं, कर सकता हूं? आंसर इज यस। कोई प्लेस फिक्स नहीं है, तो किसी भी जगह पे आकर के मेरा एक्सेप्टेंस लिया जा सकता है। और अगर रीजनेबल सर्च है, मुझको रीजनेबल टाइम में सर्च मैं फाउंड नहीं होता हूं, तो बिल क्या माना जाएगा? और मेरे ऊपर वो इनिशिएशन हो जाएगी। बात समझे? तो अगर कोई प्लेस पर्टिकुलर डायरेक्ट करा हुआ है तो उसी प्लेस पे करेंगे, और उस प्लेस पे अगर मैं नहीं मिला तो बिल क्या माना जाएगा? डिसऑर्डर। Where authorized by agreement or usage, the presentment through the post office by means of a registered post लेटर इज सफिशिएंट। तो जरूरी नहीं है कि अगर मान लो मेरे को कोई प्लेस बोला हुआ है, उस प्लेस पे आकर के ड्रॉवर ही आएगा, वो मुझको पोस्ट से भी लेटर भेजेगा, वो बिल भेजेगा, कुरियर से भेजेगा, तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन स्पेसिफिकली आएगा और मेरे से एक्सेप्टेंस करवाएगा। बात समझे? बात समझे? चलिए एक काम करेंगे, ये प्रोमिसरी नोट की कहानी पढ़ेंगे। वो प्रोमिसरी नोट की कहानी पढ़िएगा। पढ़ लिया? कोई बताएगा क्या लिखा है? अमृता जी? किस चीज के लिए? एक्सेप्टेंस के लिए? एक्सेप्टेंस के लिए? क्यों? मैं एक्सेप्टेंस क्यों नहीं करवाऊंगा? चलो मान लो मैंने लिख दिया 2 months, मैंने लिखा कि आफ्टर साइट आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, मैंने साइन किया और आपको दे दिया। अब आप मेरे से पेमेंट मांगने के लिए कब आएंगे? 2 months? कहा बोला 2 months? बोला ही नहीं मैंने 2 months। मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ ₹1 लाख, साइन किया और आपको दे दिया। आप मेरे पास कब आएंगे पेमेंट मांगने के लिए? कोई टाइम नहीं है। आफ्टर साइट बोला, आफ्टर साइट आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ ₹2 लाख। अब कभी भी आ सकते हैं,
2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। तो रीजनेबल टाइम क्या होता है? 7 डेज। 7 डेज कहाँ लिखा है? 7 डेज। 7 डेज, ये तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, थोड़ी ना होता है 7 डेज इज अ प्रॉपर डे। रीजनेबल टाइम क्या होता है? तो दैट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस कि अमाउंट क्या है, किस प्रकार का डेट है, उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रॉमिस नोट अगर आफ्टर साइड है, चलो प्रॉमिस नोट अगर टाइम पे है, मतलब 2 मंथ्स आफ्टर द डेट आई प्रॉमिस टू पे यू सम ऑफ रुपीज सो एंड सो। तो अगर अमृता जी मैंने कहा कि 2 मंथ्स आफ्टर द डेट आई प्रॉमिस टू पे यू सो एंड सो, तो आप मेरे पास पेमेंट मांगने के लिए कब आएगी? 2 महीने के बाद। श्योर, मैंने कहा आफ्टर साइड, तो आप कब आएंगे? तो रीजनेबल टाइम के अंदर आएंगे, 1 महीना, 2 महीना, डेट कितने रुपए का है उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि ये रीजनेबल टाइम क्या होगा। और बात समझेंगे, बिल प्रॉमिस नोट हमेशा आफ्टर साइड पे, प्रॉमिस नोट अगर आफ्टर साइड पेबल होगा तो वो डायरेक्टली प्रेजेंट होगा फॉर द पेमेंट। अच्छा, उसमें 3 दिन ऐड करेंगे क्या ग्रेस के? प्रॉमिसरी नोट अगर आफ्टर साइड पेबल है तो उसमें 3 दिन ऐड करना है कि नहीं करना है? अच्छा, आपने ये अकाउंट्स में वो पढ़ा था ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अकाउंटिंग भी करा होगा ना आपने, तो बताओ आफ्टर साइड है तो उसमें 3 दिन जोड़ने कि नहीं जोड़ने? नहीं जोड़ना है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जोड़ना है, प्रॉमिस नोट में नहीं जोड़ना है। क्यों जी? ऑन डिमांड है कि आफ्टर साइड है? ये ऑन डिमांड है कि आफ्टर साइड है? ऑन डिमांड तो वैसे ही नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी ऑन डिमांड मतलब मैं मांगूंगा तब। आफ्टर साइड का मतलब क्या होता है? साइड के बाद, प्रेजेंटमेंट के बाद। तो 3 दिन जोड़ने की नहीं जोड़ने? तो ये आज का आपका होमवर्क। आफ्टर साइड प्रॉमिस नोट में 3 दिन ग्रेस के जोड़ने की नहीं जोड़ने, वो आप मुझको बताएंगे, भूलना नहीं होमवर्क। वैसे आपके सिलेबस में मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने का कोई सीन नहीं है। मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने का कोई सीन नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं है। वैसे जोड़ने चाहिए थे लेकिन नहीं जोड़ा उन्होंने, लेकिन ठीक है। तो बताएंगे मुझको आफ्टर साइड अगर प्रॉमिस नोट पेबल है तो उसके अंदर 3 दिन जोड़ने की नहीं जोड़ना है। वैसे मैं बोलूंगा 7 डेज आफ्टर साइड, तो क्या होता है? साइड 7 डेज प्लस 3 डेज। तो मैंने बस 7 डेज निकाल दिया, मैंने लिख दिया आफ्टर साइड, तो क्या 3 दिन जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? यह आज का आपका होमवर्क। तबीयत से उसको समझ करके लेके आना और बताना कि ये 3 दिन जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, ठीक है? चलिए, मैंने कहा कि अगर मान लो प्रॉमिस नोट अगर आफ्टर साइड है तो क्या करना है? आपको पहले डायरेक्टली पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना होगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर मैंने कुछ दिन बोला तो पहले प्रेजेंट करना होगा फॉर पेमेंट, उसके अंदर कुछ दिन जोड़ो और उसके बाद ग्रेस डेज जोड़ो। बात समझे? प्रॉमिस नोट एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट नहीं होता है। और अगर मान लो मैंने कहा आफ्टर साइट, तो आफ्टर साइट मतलब वो टाइम पीरियड क्या होगा? रीजनेबल होगा। रीजनेबल टाइम मतलब डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, ऐसा कोई फिक्स टाइम उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। बात समझे? और कोई पेमेंट नहीं करेगा तो वो डिसऑनर माना जाएगा, ठीक है? चलिए, थोड़ा सा बिल ऑफ एक्सचेंज में वापस आते हैं, सब लोग मेरे साथ है? थोड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज में वापस आता हूं मैं। मैंने कहा कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये आफ्टर साइड पेएबल है। कैसा पेएबल है? आफ्टर साइड। आफ्टर साइड का मतलब क्या होता है? ये पहले किसके लिए प्रेजेंट करना होगा? एक्सेप्टेंस के। तो मान लेते एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो ए ने बनाया, ए ने बनाया बी के ऊपर, आफ्टर साइड है। बिल किसके पास है? ए के पास। ए ने बनाया बी, बिल बी के ऊपर, आफ्टर साइड पेएबल है, बिल आज ए के पास है। ए ने उसको दिया सी को, एंडोर्स करा। हो सकता है? नहीं हो सकता। ए ने वो बिल बनाया, अपने पास रखा, उसको एंडोर्स करा सी के नाम पे, सी ने उसको एंडोर्स करा डी के नाम पे, डी ने उसको एंडोर्स करा ई के नाम पे। एंडोर्समेंट, एंडोर्स बिल्कुल पॉसिबल है। अब पेमेंट की बारी आई। पेमेंट मांगने के लिए ई किसके पास जाएगा? पेमेंट मांगने के लिए आज ई किसके पास जाएगा? हु इज द ड्रॉवी? हु इज द ड्रॉवी? बी इज द ड्रॉवी ना? तो ये बिल लेके किसके पास जाएगा? आस्क्स फॉर द पेमेंट। क्या बी पेमेंट करने के लिए लाइबल है? सवाल वापस पूछूं?
ए ने एक बिल बनाया जो आफ्टर साइड पेएबल है, मतलब उसको एक्सेप्टेंस की गरज है। उस बिल को उसने बी के नाम पे एंडोर्स करा, तो एक्सेप्ट नहीं करवाया अब तक उसने, सॉरी उसने एंडोर्स करा सी के नाम पे। अब तक ए ने उस बिल को एक्सेप्ट नहीं करवाया, सी ने एंडोर्स करा डी को, डी ने एंडोर्स करा ई को। आज ई उस बिल का पेमेंट चाहता है, आफ्टर साइड है, तो वो चला गया बी के पास फॉर क्लेमिंग द पेमेंट, वेदर बी इज नाउ लाइबल टू मेक पेमेंट। क्यों? बिकॉज पहले उसको एक्सेप्ट करवाना चाहिए, तो नाउ ई हैज टू प्रेजेंट इट फॉर फर्स्ट फॉर एक्सेप्टेंस नॉट पेमेंट। जरूरी नहीं है कि ड्रॉवर ही एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करे, कोई भी एक्सेप्ट कर लिए प्रेजेंट कर सकता है। बात समझे? यहां पे लिखा है देखो, by a person entitled to demand for acceptance. A bill of exchange payable after sight must be presented to the drawee thereof for acceptance by a person entitled to demand for the acceptance. यहां पे ड्रॉवर लिखा है कि बाय पर्सन लिखा है? बाय पर्सन मतलब कोई भी जो उस एक्सेप्टेंस को क्लेम कर सकता है वो एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट कर सकता है। तो आज ए भी प्रेजेंट कर सकता था, आज ई एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करेगा। भाई बिकॉज ही इज द पर्सन हु इज द अल्टीमेट एंडोर्सी, जिसको पेमेंट देना है, जिसको पेमेंट देना है। बात समझे? तो ई उसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करवा सकता है, बी को पहले एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करेगा। अगर बी ने एक्सेप्टेंस करने से मना कर दिया तो बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। तो आज ई किसके पास जाएगा? ई के पास, सॉरी डी के पास, डी जाएगा सी के पास, सी जाएगा ए के पास। दिस इज हाउ द रिवर्स मैकेनिज्म विल स्टार्ट। लेकिन मेरे को इसमें बस यही एस्टैब्लिश करना था कि आज ई डायरेक्टली पेमेंट के लिए नहीं जा सकता, पहले उसने एक्सेप्टेंस के लिए उसको प्रेजेंट करना है और फिर वो उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, एंड देन फिर उसके बाद वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट करेगा। अगर लिखा है 7 days आफ्टर सेट, क्या लिखा है? तो पहले ई बी के पास एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करेगा, फिर 7 दिन और 3 दिन जोड़ने के बाद पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर सकता है। आज अगर बी एक्सेप्ट करने से मना करता है तो बिल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डिसऑनर। क्या हो जाएगा? डिसऑनर। झेपल का। अब सवाल ये बनता है कि सर आज अगर ई ने बी के पास बिल को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करा तो बी ने लगेज एक्सेप्ट करना है कि उसको कोई समय मिलना चाहिए टू थिंक वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट, या वहीं पे मना भी कर देना है? वेदर ही शुड गेट सम टाइम टू थिंक वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट। तो हाउ मच टाइम ही शुड गेट? 1 day, 2 day, 3 days, 1 जन्म, 2 जन्म, 7 जन्म? ऐसे 7 जन्म बोलते होते कि नहीं, उसको ही पता। चल इधर 1 जन्म नहीं झेप रहा है। 1 जन्म में एक सीए फाउंडेशन, एक सीए फाउंडेशन का एक सब्जेक्ट लॉ, एक उस सब्जेक्ट का एक टॉपिक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो नहीं झेप रहा है सर। 7 जन्म की बात कहां कर रहे हो आप? हाँ जी, रीजनेबल टाइम क्या होता है? रीजनेबल टाइम तो आज समझेंगे बी के पास उस बिल को एक्सेप्ट करने के लिए मिलेंगे 48 आवर्स। मतलब कितने दिन? लगभग 2 दिन। 2 दिन नहीं गिनना, 48 आवर्स गिनना। कितना बजे है? तो अब के बाद 11:30 बजे के बाद, सॉरी 10:30 बजे, हाँ 10:30 बजे के बाद 48 आवर्स। तो आज तारीख है 1। नेहा जी 48 घंटे कब खत्म होंगे बेटा? नेहा जी को पूछा ना। हाँ 3 तारीख को शाम को कि सुबह को? सुबह को 10:30 बजे पक्का। तो अगर 1 तारीख को 1 मार्च को 10:30 बजे प्रेजेंट करा फॉर पेमेंट, तो 48 आवर्स कब खत्म होंगे? 3 मार्च को सुबह 10:30 बजे तक वो एक्सेप्ट कर सकता है। अगर सुबह 10:30 बजे तक एक्सेप्ट नहीं करा तो क्या माना जाएगा? झेपला का 48 आवर्स। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 40। लेकिन अगर
ई बी को 48 आवर्स से ज्यादा दे रहा है एक्सेप्टेंस के लिए। ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए बी नहीं है, ये मिस बी है, या वो पिघल गया यूजुअली, जनरली, इनवेरिएबली ऐसे ही होगा। तो मिस बी ने अपनी अपनी कोमल आवाज में ई से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज प्लीज मेरे को एक जन्म तो दो एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब मेरे को एक साल तो दो। हाँ, ये कैसा मतलब लगेज एक्सेप्ट हो सकता है? लगेज एक्सेप्ट नहीं होगा, एक जन्म, ओ सॉरी एक साल तो लगेगा मुझको एक्सेप्ट करने के लिए। ई बोला कि चलती की क्योंकि यहाँ वो, हाँ, यहाँ पे मिस्टर भी होता तो मी मोहित सरांच्या लेक्चरला बसलोय, तिने शिकवले किती तास नाही दिलास, कळलं का? लेकिन यहाँ पे कौन है, एक साल तो मिलेगा। अब आप मुझको बताना क्या क्या, क्या ई मिस बी को 48 आवर्स से ज्यादा एक्सेप्टेंस के लिए दे सकता है या नहीं? और अगर वो दे चुका है, वो एक साल दे चुका सनम एक्सेप्टेंस, तो क्या होगा? हाँ जी, तो मान लो 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने के बाद बी ने एक्सेप्ट नहीं करा, 6 महीने हो चुके हैं एक तो, और उसके बाद भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, बोला कि एक्सेप्टेंस नहीं होगा, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं करना है मैंने, नॉन एक्सेप्टेंस, तो डिसऑनर हो गया। देखो अभी सीन डिसऑनर हुआ, तो आज ये बिल किसके पास है? ई के पास आया ना वापस, नहीं नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करती, चलो। व्हाट हैपेंस विद ऑल बॉयज एंड चलो नहीं एक्सेप्ट करना, तो आ गया बिल ई के पास। सुधरो नलायको सुधरो, आओ ई के पास आज इस, गर्ल्स प्लीज डोंट लाइफ, दिस इज द रियलिटी ऑफ बॉयज। ई के पास आया, ई के पास, ई इस बिल को लेके किसके पास जाएगा? अपने टूटे हुए दिल को और डिसऑनर हुए बिल को लेके किसके पास जाएगा? किसके पास लेके आएगा? डी के पास लेके आएगा, बिकॉज उसने उसको बिल दिया ना। बताओ वेदर डी इज लायबल टू मेक अ पेमेंट ऑन इट, क्यों? अरे डिसऑनर बी ने करा है, बी ने, मिस बी ने करा है, डी ने थोड़ी ना करा है। क्या लगता है आपको? 6 महीने हो चुके हैं, व्हाट डू यू थिंक? गर्ल्स को पूछते हैं, हाँ गर्ल्स इधर सेकंड बेंच, व्हाट्स योर नेम बेटा? सानिका जी बताइए। लाइबल नहीं है, क्यों? डिसऑनर किसने करा? बी ने करा ना, तो तो बी ने एक्सेप्ट नहीं करा ना, उसमें उसमें ई की क्या गलती है भाई? ई बोलेगा डी भाई तूने मुझको पेमेंट करना है, बात खत्म, तू पेमेंट कर मेरे को, तूने ऐसा बिल दिया जो एक्सेप्ट नहीं हुआ। लगता है तुम्हारे साथ पहले याद सा हो चुका है, इसलिए तुमने मुझको दिया। हाँ हाँ जी, क्यों बेटा, क्यों लायबल नहीं है? ओके, अच्छा, तो वो सी के पास चला गया, डी मना करा ना पेमेंट करने से, तो सी के पास चला गया, बताओ वेदर इज लायबल? वो भी लायबल नहीं है। अच्छा, वो ओरिजिनल पार्टी के पास चला गया, ए जिसने बिल बनाया था, क्या ये लायबल है? तो बात समझना, एक लॉ निकल करके आता है, आज अगर कोई भी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट ऑन द बिल गिव्स द ड्रॉवी मीन्स मिस बी, if any person who is entitled to receive the payment on the bill
he could be the drawer, he could be the endorsee, gives the drawee more than 48 hours for acceptance, then all the intermediary party will be released from the payment of the bill. मतलब ये लोग इस बिल को पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं माने जाएंगे. वाई? बिकॉज तुमने एक तो 48 घंटे में एक्सेप्ट करवाना था, तुमने एक्सेप्ट नहीं करवाया, तो ये तुम्हारी गलती, हम लायबल नहीं है. आई बात समझ में? तो एक्सेप्टेंस कब होना चाहिए? 48 आवर्स के अंदर होना चाहिए. अगर 48 आवर्स से ज्यादा समय दिया तो लायबल नहीं है. लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ट्रिक है. बताऊं क्या? बताऊं क्या? ई चला गया बी के पास, बोला कि आपने इस बिल को एक्सेप्ट करना है, इसका पेमेंट करना बाद में, तो एक्सेप्ट करवाइए. तो बी ने क्या कहा? एटलीस्ट 1 साल तो लगेगा. तो ई बोला रुक रुक, मैं पहले डी को पूछता हूं, उसने मेरे को बिल दिया ना. तो ई ने पूछा डी को, डी सुनना, वो मिस बी मुझको कह रही है कि 1 साल लगेगा एक्सेप्टेंस के लिए. अब डी भी पिघल गया, बोल रही है हाँ दो दो, उसमें क्या दो. चलती की उसने बोला हाँ हाँ कर दो ना. अब वो सी के पास आ गया, बोला कि वो बिल दिया था ना तुमने, वो मिस बी, वो 1 साल मांग रही. वो सी बोला कुठला 1 साल, 48 आवर्स. तो बताओ परमिशन किसने दिया? सी ने कि डी ने? डी ने दिया ना. और आज 6 महीने के बाद डिसऑनर हुआ, तो बताएंगे ई किससे पेमेंट मांगेगा? डी से मांग, सी से मांग सकता है. क्यों? तो उसने तो अलाउ ही नहीं करा. तो बिना परमिशन अगर आप ड्रॉवी को 48 आवर्स से ज्यादा समय देते हो एक्सेप्टेंस के लिए, तो वो बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर, और कोई लायबल नहीं है. अगर आपने इंटरमीडिएट पार्टीज का कंसेंट लेकर के ड्रॉवी को 48 आवर्स से ज्यादा समय दिया है फॉर एक्सेप्टेंस, देन द इंटरमीडिएट पार्टीज आर लायबल. चेप लगा? बस इतनी छोटी सी बात लिखी है यहां पे. बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन देने की गरज थी, लेकिन ये लाइन लिख करके छोड़ दिया. अब बताओ अगर ये लाइन पढ़ करके बच्चों को ये समझ में आ जाता तो क्या ही होता था. कितनी अच्छी बात होती कि बच्चा ये लाइन पढ़ करके समझ जा रहा है कॉन्सेप्ट है क्या. पढ़िए जरा और बताइए बिना एक्सप्लेनेशन की ये बात आपको समझती कि नहीं समझती? कुछ समझा? कुछ समझा क्या? तो मैंने क्या बोला था? आप ऐसे उसको पढ़ लेते. अरे कि नहीं होता ना. चलिए लिखिए, क्या लिखेंगे? गिविंग ड्रॉवी मोर देन 48 आवर्स फॉर एक्सेप्टेंस. नोटबुक में लिखो नालायको, गिविंग ड्रॉवी मोर देन 48 आवर्स फॉर एक्सेप्टेंस. तुमको मजा आ रहा है क्या? निगोशिएबल में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गिविंग ड्रॉवी मोर देन 48 आवर्स फॉर एक्सेप्टेंस को नीचे लिखना. ये वाला चार्ट ड्रॉ करो, ये वाला.
इज इट हुआ? उसके नीचे नोट लिखना, नोट, राइट ऑन द नोट. इफ E, if E, if E allows Miss B, if E allows Miss B more than 48 hours, more than 48 hours for acceptance, if E allows Miss B more than 48 hours for acceptance without the consent of prior parties, without the consent of prior parties. Who are the prior parties? C and D. Without the consent of prior parties, that is C and D. Then, in case of dishonor, then in case of a dishonor, in case of a dishonor, all prior parties are not liable towards E. चेपला, चलिए इसको रीड करिए. कुछ नई बात सीखे तो बताना. अगर आपने उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं करा तो पेमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. तो लिखिए, नहीं बाजू में लिखिए आसान भाषा में. द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. इफ नॉट प्रेजेंटेड, then no one is liable to pay. Instrument must be presented for payment. If not presented, no one is liable to pay. If not presented, no one is liable to pay. अमृता जी लिखिए. Instrument must be presented for payment. If not presented, no one is liable to pay. लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? डिमांड पे होगा तो, उसमें प्रेजेंटमेंट की कोई गरज नहीं है. द पर्सन इज लाइबल टू पे इन एनी हाउ. लेकिन प्रॉमिसरी नोट कभी डिमांड पे पेएबल नहीं होता है. बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर और डिमांड नहीं होता. हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर और डिमांड हो सकता है. समझे कि नहीं समझे? बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर और डिमांड हो सकता है. तो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर और डिमांड है तो उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करने की गरज है? द आंसर इज नो. वो तो कभी भी लायबल होगा टू पे. तो लिखिए उसके नीचे जगह है तो, a bill of exchange which is payable on order and on demand. Bill of exchange payable on order, on demand, not required to present it for payment. Not required to present it for payment. ओके चलिए, अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट मेरे को प्रेजेंट करना है एक्सेप्टेंस के लिए या पेमेंट के लिए, तो बताएंगे मुझको मैं कब जाऊंगा? रात के 12 बजे? नहीं, रात के 12 बजे जाऊंगा ना, मेरे को टाइम वही तभी होता है. दिन भर बहुत काम होते हैं मुझको, मैं रात के 12 बजे जाऊंगा. हाँ जी, जाऊँ क्या रात के 12 बजे? क्यों?
बिजनेस आर में जाओ भाई, वही लिखा है, अभी इसमें क्या ही पढ़ना और क्या ही सिखाना। चलो पढ़िए दोनों बातें, इसको पढ़िए इसको पढ़िए, साथ में इसको भी पढ़िए। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट किसी स्पेसिफाइड प्लेस पे पे करना है तो उसी प्लेस पे जाकर के पेमेंट करेंगे या किसी और जगह पे? अपना प्लेस क्या है? हम्म, देवी माँ के मंदिर के सामने काली पहाड़ी के पीछे, तो वही से करना है पेमेंट कि उल्टा करेंगे? देवी माँ के मंदिर के पीछे काली पीढ़ी के, अच्छा, ऐसा नहीं, जिस प्लेस पे बोला उस प्लेस पे पढ़ने की कोई गरज नहीं, चलो ठीक है। स्पेसिफाइड प्लेस, अगर कोई प्लेस प्रिस्क्राइब नहीं है तो रेसिडेंस या फिर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा वो, और अगर रेसिडेंस भी नहीं है और प्लेस भी नहीं है तो जहां मिलेगा रोड पे तो चलिए इसको पढ़ो, सारी सिंपल सिंपल बातें हैं। अच्छा बताओ मुझको, चेक को मैंने आपको काट करके दिया तो आप उसको कितने दिन के अंदर प्रेजेंट करोगे फॉर पेमेंट? 3 महीने के बाद वो क्या हो जाएगा? स्टेल चेक, क्या बोलते हैं उसको? स्टेल, स्टेल यानी कि टाइम बार्ड चेक। तो यहाँ पे लिखा है देखो चेक, तो यहाँ पे लिखना क्या? विद इन 3 months, आफ्टर 3 months it will be a स्टेल चेक। ऑन डिमांड है तो इंस्ट्रूमेंट रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट करना होगा, वो नीचे लिखा है 74 के अंदर। अच्छा सुनो, मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लो मेरे को ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स करना है तो मेरे को एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करनी होगी। कुछ याद है कि मैंने इंडोर्स करा और मैंने ड्रॉवर में रख दिया और मेरी बिटिया जाकर के उसको डिलीवर कर रही है, तो बताएंगे क्या एंडोर्समेंट हुआ? एंडोर्समेंट हुआ? नहीं हुआ ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं आपको कि आज मान लेते हैं मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया विच इज पेएबल आफ्टर साइट, तो पहले उसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना होगा। मैंने बनाया किसी के ऊपर और मैं मर गया और मेरी बिटिया ने जाकर के उसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करा, क्या ये वैलिड प्रेजेंटमेंट है कि नहीं? पढ़िए, जवाब दीजिए, सेक्शन 75 पढ़िए। बताएंगे सही है? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं भाई, लाइबल है ना, यू आर लाइबल टू पे मी। तो अगर मान लो, बिल बिल की बात छोड़ो, कि मैंने आपको कोई उधार पे गुड्स बेचे और रिकवरी से पहले मैं मर गया, तो क्या मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल एयर्स उसको रिकवरी कर सकते नहीं कर सकते? या मेरे साथ मेरा डेट भी चला गया? तो बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने क्यों बनाया? बिकॉज यू आर लाइबल टू पे मी। तो अगर यू आर लाइबल टू पे मी तो एक्सेप्टेंस के लिए मैं प्रेजेंट करूं कि मेरे लीगल एयर्स करे, बात तो सेम है ना। यू आर लाइबल टू पे मी तो मेरे लीगल एयर्स भी क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाजू में लिखिए इंस्ट्रूमेंट कैन बी, instrument can be presented, instrument can be presented, instrument can be presented for payment or acceptance, instrument can be presented for payment or acceptance by by,
एजेंट, एलआर, एलआर यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, और असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन ऑल्सो, असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन ऑल्सो, कोई भी कर सकता है, ये डेट है तो कोई भी उसको प्रेजेंट कर सकता है। चलिए तो आज के दिन का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज मान लो मैंने एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करा, बताएंगे एक्सेप्टेंस कितने समय में होना चाहिए? ड्रॉवी मस्ट एक्सेप्ट इट विद इन 48 आवर्स। लेकिन मान लो मैंने बिल बनाया और प्रेजेंट किया और ड्रॉवी जो है यूएसए में रहता है, कहाँ रहता है? यूएसए में रहता है, तो मैंने उसको पोस्ट से भेजना है, पोस्ट से भेजना है ना मैंने उसको। अच्छा वहां पे पोस्ट पहुंचने के लिए एक हफ्ता लगता है, बिल तो मैंने आज ही का बनाना है। चलो प्रैक्टिकल तो ऐसा नहीं होगा कि यूएसए में रहता तो मैंने आज बनाया, मैं तो डेट तो पोस्ट डेटेड बनाऊंगा ताकि वो 48 आवर्स का समय जो है लिमिट जो है वो कंप्लाई हो जाए। लेकिन फिर भी मैंने आज ही के दिन का बनाना है बिकॉज मैंने 2 महीना बोला है आफ्टर साइट, तो आफ्टर साइट एक्सेप्टेंस के बाद फिर 2 महीना, तो आई डोंट वांट टू लूज दैट दोज डेज। तो मैंने क्या करा, आज बना दिया बिल और मैंने उसको यूएसए भेज दिया, 7 दिन लगेंगे। तो बताएंगे मुझको क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा? मैंने ड्रॉवी को 48 आवर्स से ज्यादा समय दिया ना एक्सेप्टेंस के लिए। ड्रॉवी रहता है कहां पे? यूएसए में रहता है, तो जाने के लिए 1 हफ्ता लगेगा उसको। तो आज मैंने बना दिया, 7 दिन के बाद उसने एक्सेप्ट करा। बताएंगे ये सही है कि गलत है? सही है, लेकिन आपने कहा 48 आवर्स के अंदर एक्सेप्ट होना चाहिए, 48 आवर्स के अंदर एक्सेप्ट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है, देखिए क्या लिखा है, डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और इवन इन केस ऑफ अ पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड। मतलब ये डिले हम लोग डिले नहीं मानेंगे, एक्सक्यूज, उसको डिले को एक्सक्यूज करेंगे इफ द डिले इज कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर। होल्डर के कंट्रोल के बाहर है। अब क्या वो हनुमान है कि बिल लेके जाएगा, वो 2 मिनट के अंदर लंका पहुंच गए? ऐसा तो नहीं है ना। एंड इज नॉट इम्प्यूटेबल टू हिज डिफॉल्ट। इम्प्यूटेबल मतलब कि उसका डिफॉल्ट नहीं है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज डिफॉल्ट। मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस व्हेन द कॉज ऑफ द डिले सीजेस टू ऑपरेट, प्रेजेंटमेंट मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल। तो रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट करना है, नहीं 48 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करना है, लेकिन ये उसकी कोई गलती नहीं है, ये उसके कंट्रोल के बाहर है। तो ये डिले हम एक्सक्यूज करते हैं, चाहे पेमेंट का हो चाहे प्रेजेंटमेंट का। बात समझे? क्लियर है? तो लिखिए वहां पे एग्जाम्पल लिखिए ताकि आप जब घर पे पढ़ोगे तो रिकॉल हो जाए। ड्रॉवी लिव्स इन यूएसए, ड्रॉवी लिव्स इन, ड्रॉवी लिव्स इन, क्या बोलो? यूएस। लिखा? चलिए सो आज के लेक्चर के रुक जाते हैं अभी, बस कुछ ही बातें बची हुई है। कल हमको इसको पहले खत्म करना है एंड देन चैप्टर 1 को शुरू करना है। आज खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन ड्यू टू द एक्स्ट्रा डिस्कशन खत्म नहीं हो पाया, तो कल हम इसको पहले खत्म करेंगे, पहले आधे घंटे के अंदर रिवाइज करेंगे प्रॉपरली और फिर अपना चैप्टर 1 शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।